नमस्कार दर्शकों, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का वाचन शुरू किया था, लेकिन किसी कारण से इसमें रुकावट आ गई थी। अब स्थितियां अनुकूल हो जाने के परिणाम स्वरूप हम इस किताब का वाचन दोबारा शुरू कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं प्रथम संस्करण का वक्तव्य। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे अर्थात उसके बाद 1889 में डॉक्टर गियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1919 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखला बद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, ये भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए। छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही ये इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग
पहले काल विभाग को लीजिए, जिसमें काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है। वो एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय ये है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वो परिमाणों में प्रथम के बराबर न होगी। ये नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं, उसकी प्रचुरता कहीं जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 10 हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश ये कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। आदि काल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा अर्थात बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल ये दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुल तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, परमाल रासो, अल्लाह का मूल रूप, खुसरो की पहेलियां आदि। विद्यापति पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदि काल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदि काल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनैतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदि काल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है: भागवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, सामंतसार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रैवत गिरी रासा, नेमिनाथ चौपाई, उप एव माला, उपदेश माला। उनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। ते ही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई। सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊ, अगम अपार है जाकर नाऊ। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों में द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्यों को संबंध 1000 के क्या संबंध 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संबंध सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र 100 संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें नंबर 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है,
नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव है। एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने एक प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले 2 तो काव्य धाराएं, निर्गुण धारा और सरगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा तथा सरगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला है। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले ये दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का ये प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों के सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। रीति काल के संबंध में 2 बातें और कहनी हैं। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। रीति काल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दीर्घ दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वो भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। ये अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसीलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसीलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता
का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से यूं भूल से छूट गए होंगे, इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है, ये पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका रूप जो मैं लिखना चाहता था वो भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकों के नाम उल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की और ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषतः आदि और अंत में। आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई हैं जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमार पाल चरित और सारंगधर कृत हम्मीर रासो। हम्मीर रासों का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हम्मीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू, श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरिजी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं, उनके सुधार की जो त्रुटियां रह गई हैं, उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। काशी, आषाढ़ शुक्ल। संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी हैं। आदिकाल के भीतर ब्रज यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन ये दिखाने के लिए करना पड़ा कि
कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य ये स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और रामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीति काल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी विस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि इस संशोधित और प्रवर्धित रूप में ये इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। अक्षय तृतीया संवत। विषय सूची: काल विभाग, आदिकाल। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। वीर गाथा काल। प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। पूर्व मध्य काल, भक्ति काल। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। ज्ञान आश्रयी शाखा। प्रकरण 2 निर्गुण धारा, प्रेम मार्गी सूफी शाखा। प्रकरण 3 निर्गुण धारा। राम भक्ति शाखा। प्रकरण 4 सरगुण धारा। कृष्ण भक्ति शाखा। प्रकरण 4 सरगुण धारा। भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। प्रकरण 6 सरगुण धारा। उत्तर मध्य काल, रीति काल। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि। प्रकरण 3 रीति काल के अन्य कवि। आधुनिक काल। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, गद्य का विकास। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था। ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय। प्रथम उत्थान। प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार। द्वितीय उत्थान, सामान्य परिचय। प्रकरण 4 गद्य साहित्य का निर्माण। प्रकरण 5 गद्य साहित्य की वर्तमान गति। तृतीय उत्थान, सामान्य परिचय। आधुनिक काल, काव्यखंड। प्रकरण 1 काव्यखंड पुरानी धारा। प्रकरण 2 काव्यखंड नई धारा, प्रथम उत्थान। प्रकरण 3 काव्यखंड नई धारा, द्वितीय उत्थान। प्रकरण 4 काव्यखंड नई धारा, तृतीय उत्थान। दर्शकों, ये आपने विषय सूची देखी। अब हम आगे का वाचन शुरू करते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ,
उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 100 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल भक्ति काल, उत्तर मध्य काल रीति काल, आधुनिक काल गद्य काल। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का एक वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होती होंगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संबत 1050 से लेकर संबत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संबत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बदती हुई पाते हैं। राजा, श्रित, कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहों राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की ये है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय ये है कि ये उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। ये उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वो रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी।
अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः शारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलिया वीर हमीर पा आभर मेली कंपई दिगमग ढह अंधार धूली सुर रह अच्छा इही। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद बिज्जा वही भाषा दुहू नहीं लग गई दुज्जन हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी वाणी इस बोली में सुना रहे थे। आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। सारांश ये कि अपभ्रंश की ये परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बाना सब जन मिठा ते तैसन जम्पाओ अवहट्ठा। अर्थात देशी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देशी भाषा मिला हुआ। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देशी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे।